हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप एकेडमी पर। आज हम शुरुआत करेंगे मॉक टेस्ट 6 की। ठीक है, इससे पहले 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, क्लास जो होती है डेली होती है और टाइमिंग है 9 PM। ठीक है, मॉक टेस्ट में हम 5 टॉपिक कवर करते हैं और वो टॉपिक है कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है जी, तो करते हैं फिर आज के मॉक टेस्ट की शुरुआत आज के पहले टॉपिक से, कॉमन एरर से। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप खुद रीड करो इसमें क्या एरर है कि इफ आई वॉज ही आई वुडेंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, कि अगर मैं वो होता तो मैं इस प्रोजेक्ट को, इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इफ के साथ अगर आई है तो कभी भी वॉज का यूज नहीं होता। ठीक है, वॉज का यूज कभी नहीं होगा, आएगा वर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये है एक हाइपोथेटिकल केस कि अगर मैं वो होता, क्या रियलिटी में कोई इंसान दूसरे के प्लेस पे कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है, इमेजिनेशन हो रही है कि अगर मैं उसके प्लेस पे होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ठीक, तो हाइपोथेटिकल केस में इफ आई के साथ वॉज का यूज कभी नहीं होगा, हमेशा वर का होता है, तो यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर क्लियर है जी। आओ अब नेक्स्ट पे। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। हॉलीडे होने के कारण हम पिकनिक के लिए गए। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है? तो पहले एक बात, छोटा सा पॉइंट समझो कि बीइंग इल आई डिडंट गो टू स्कूल। ठीक है, बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं गया। अब आप एक बात देखो, बीमार कौन है? आप बोलोगे आई। स्कूल कौन नहीं गया? आप बोलोगे आई। ठीक है, तो इल का सब्जेक्ट भी आई है और गो का सब्जेक्ट भी आई है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट क्या है? आई। तो इसलिए हमने लिख दिया कॉमन, कॉमन लिख दिया इसलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो यहाँ पे हॉलीडे है, यहाँ पे इवेंट है। कौन गया पिकनिक पे? तो बोलोगे वी। डेज के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट का। ठीक है, वेदर के लिए, डेज के लिए। ठीक है, जैसे इट्स रेनिंग या फिर इट्स मंडे टुडे। ठीक है, इनके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट इट का। तो यहां पे तो कॉमन था इसलिए एक ही सब्जेक्ट लिख लिया। अब यहां पे जो है हॉलीडे के लिए हम वी सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए यहां पे आएगा इट। इट बीइंग अ हॉलीडे, इट बीइंग अ हॉलीडे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखोगे। और जनरली आपको यहां से यार इस क्वेश्चन से यार मिलता है कि जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आएगा इट बीइंग अ हॉलीडे। एक क्वेश्चन आता है इट बीइंग अ रेनी डे, तो आप दोनों को याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 hours have passed since we had fallen asleep. 2 hours have passed. 2 घंटे पास हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है? पहले आप एक छोटा सा पॉइंट समझो। यहाँ पे वर्ड लिखा है ना सिंस। सिंस की कुछ कैटेगरीज हैं। क्या कैटेगरी है? कि सिंस से पहले परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिंस से पहले दो जो स्ट्रक्चर हैं वो फॉलो किए जाते हैं, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दो टेंस हो गए। पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दो टेंस ये होंगे। इसका मतलब है सिंस से पहले 4 जो स्ट्रक्चर है टेंस के उनको फॉलो किया जाता है। वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? वो स्ट्रक्चर हैं, वो स्ट्रक्चर हैं जैसे एज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड, या फिर एज, हैव के साथ बीन,
V1 ing। ठीक है, ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही हैड प्लस V3 या फिर हैड प्लस बीन प्लस V1 ing, ये है पास्ट। ठीक है, तो ये चार स्ट्रक्चर हैं सिंस से पहले जिनका यूज होता है। लेकिन सिंस के बाद या तो आपको पास्ट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सिंस के बाद या तो आपको पास्ट का टाइम दिया जाएगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। और पास्ट टाइम का क्या मतलब है? जैसे लिखा होगा 2 PM, ठीक है, या फिर मंडे या फिर जुलाई, कोई भी ऐसा टाइम। सिंस के बाद अगर कोई टाइम ऐसा दे रखा है ना 2 PM, मंडे, जुलाई, वेडनेसडे, ठीक है, या 2010, तो वो सभी टाइम किसके होंगे? वो पास्ट के होंगे। आप उसको फ्यूचर का नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सिंस का यूज फ्यूचर टेंस में होता ही नहीं है। ठीक है, तो सिंस के बाद दो कंडीशन है, या तो आपको पास्ट का टाइम दिया जाएगा, और अगर टाइम नहीं होगा तो फिर एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 2 आवर हैव पास्ट, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, 2 आवर्स, दो घंटों की बात है, तो हैव यूज हुआ और पास्ट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा है सिंस, तो सिंस के बाद या तो पास्ट का टाइम, लेकिन यहाँ पे तो एक सेंटेंस दे रखा है अलग से। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, तो फॉलो किया जाएगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैड फॉलन तो परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। हमें चाहिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो फेल आएगा। ठीक है, ही फेल अस्लीप। क्लियर है? अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लगे, क्योंकि टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है, अगर थोड़ा बहुत अब समझ में आया है तो ठीक है, आप वीडियो को दोबारा देख लेना। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए। सिंस से पहले परफेक्ट टेंस का यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है। ठीक है, और सिंस के बाद पास्ट टाइम या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो कौन से पार्ट में आ रहा है? थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आओ अब नेक्स्ट, इसको अच्छे से नोट कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है? अब जैसे ही आपने यहां पे देखा सिंस, ठीक है, सिंस के बाद या तो पास्ट टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहले आप चेक कर लो कि सिंस के बाद वी है, ये वर्ब क्या है? ये वर्ब बी की सेकंड फॉर्म है ना, बी जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म है ना, वॉज वर्ब होती है ना सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब क्या है? सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, अब सिंस से पहले हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैज, हैव बीन के साथ वर्ब की V1 ing फॉर्म, इसका यूज होता है। सिंस के बाद तो हमने चेक कर लिया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिंस से पहले अब स्ट्रक्चर चेक कर लो, सब्जेक्ट है, हैव, बी के साथ हैव का यूज होता है, हैव के बाद बीन है, और फिर V1 ing फॉर्म है। ठीक है, स्ट्रक्चर सिंस से पहले और सिंस के बाद दोनों प्लेस पे ओके है। तो अब क्या इसमें कोई एरर है? क्या कोई एरर है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंस और फॉर का यूज जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, सिंस फॉर का यूज जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब हम सिंस फॉर का यूज कॉन्टिन्यूअस में नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, सिंपल परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है, यहां पे लिखा है नोइंग। नो जो है एक
स्टेट, स्टेट वर्ब है, ठीक है। कौन सी वर्ब है? स्टेट। स्टेट वर्ब का मतलब है, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिसे हम आंखों से होते हुए देख सकें। जिस एक्शन को हम आंखों से होते हुए देख सकते हैं उसे हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, और जो सिर्फ माइंड में चलती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेट वर्ब, जो सिर्फ अवस्था को बताए, ठीक है। जैसे ये था वी वर चिल्ड्रन, हम बच्चे थे। अब यहाँ वर जो है एक स्टेट वर्ब के रूप में है, ये कोई एक्शन नहीं बता रहा है, सिर्फ इसने अवस्था बताया कि बच्चों की अवस्था थी, ठीक है। तो ऐसे ही नो क्या है? एक स्टेट वर्ब है, ठीक है। जब भी कोई स्टेट वर्ब होती है, स्टेट वर्ब जब भी होती है तो उसे हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 ing फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ठीक है। V1 ing फॉर्म में नहीं लिखा जाता। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखा है वी हैव बीन नोइंग। अब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये नोइंग है, तो नोइंग का यूज तो यहाँ पे गलत है। अब आएगा क्या? अब आएगा ये कि सिंस से पहले या तो हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं या फिर एज हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का। अब इसमें तो V1 ing है, नो को हम V1 ing के रूप में यूज नहीं कर सकते, तो हम फॉलो करेंगे परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो यहां से बीन भी कटेगा और नो की थर्ड फॉर्म आएगी नोन, ठीक है। वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। क्लियर है जी? आई होप क्लियर हुआ होगा। आओ नेक्स्ट पे। आई फाउंड the two first chapters of the book particularly interesting। तो अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको ये करवा रखा है, वैसे उम्मीद है आप सोल्व करोगे इसको। लेकिन अगर पहली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो एक बार यहाँ पे देख लें कि जो नंबर है, ठीक है, वो दो तरह के हैं। एक है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल, ठीक है। एक कार्डिनल होता है और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर में कौन कौन से नंबर हैं? जैसे 1 2, ठीक है, 3, 1 2 3 5 6, ये काउंटिंग जो है इसे हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्डिनल नंबर क्या है? ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सभी क्या है? ये सभी ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। तो पहले आप पहचान कर लो, सी से काउंटिंग, सी से कार्डिनल, तो 1 2 3 4 5। ओ से ऑर्डर, ओ से ऑर्डिनल, ये ऑर्डर में है ना, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, ठीक है। रैंक, ओ से ऑर्डिनल, ओ से ही ऑर्डर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप ये याद रखोगे। अब जब भी कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर एक साथ किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे, जैसे यहाँ पे चैप्टर्स नाउन है, जब भी कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर एक साथ आएंगे और किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे, तब इनका जो ऑर्डर होगा वो होगा ओसी। ओसी का क्या मतलब है? कि पहले ऑर्डिनल आएगा, ठीक है, फिर कार्डिनल आएगा, ठीक है। क्या मीनिंग होगा? कि पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा। अब यहां लिखा है द टू फर्स्ट चैप्टर, अब ये तो कार्डिनल है, ये ऑर्डिनल है, तो इसको उल्टा करके लिखो, यहां पे लिखो फर्स्ट फर्स्ट टू, ठीक है, द फर्स्ट टू चैप्टर्स, तो सेकंड पार्ट में एरर, ठीक है, इजी है। आओ आगे नेक्स्ट। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइल्ड वर्ल्ड। आई विश, आई विश का मतलब होता है काश, काश मैं दुनिया में सबसे अमीर इंसान होता, ठीक है। एक इमेजिनेशन हो रही है, ठीक है, इमेजिनेशन हो रही है कि ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। जब भी मैंने आपको बताया हाइपोथेटिकल केस होता है तो हमेशा वर्क का यूज किया जाता है, ठीक है, हमेशा वर्क का यूज किया जाएगा। देखो बी होता है बेस फॉर्म, ठीक है, बी से एम और आर, ठीक है, वॉज और वर, बीइंग और इज, ये बी की 5 फॉर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। वैसे पहले डिटेल में करवा रखा है, लेकिन अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ देख लो। ये क्या है? बी की फॉर्म है। तो जब भी हाइपोथेटिकल केस होगा ना,
तो बी के सिर्फ एक ही फॉर्म का यूज किया जाता है। बी की सिर्फ एक ही फॉर्म का यूज किया जाता है, वो है वर। इसको छोड़ के किसी भी फॉर्म का यूज हाइपोथेटिकल केस में नहीं होता। अब यहाँ पे लिखा है आई विश आई एम एम, लेकिन बी की किस फॉर्म का यूज होगा, वर का। वो उसका यूज भी नहीं होगा कभी भी, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हो, वर, आई वर, ही वर, शी वर, ठीक है, सबके साथ यही। तो आप याद रखो, आई विश आई वर होता है, ठीक है। इफ आई, तब भी वर होता है। आई के प्लेस पे कोई भी सब्जेक्ट हो, वर ही आएगा। सपोज करो कि आई के प्लेस पे ही है, तब भी वर आएगा, ठीक है, तब भी वर ही आएगा। कब? जब केस हाइपोथेटिकल होगा। तो आपको कैसे पता लगेगा केस हाइपोथेटिकल है? आप ये स्ट्रक्चर याद रख लो ना, कि आई विश और इफ आई, इनके बाद हमेशा वर आता है, ठीक है। तो कौन से पार्ट में आ रहा है? फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट देयर चार्लेस इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। जब मैं वहां पहुंचा तो चार्ली क्या कर रहा था? चेस खेल रहा था, ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा, तो व्हेन आई वेंट देयर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और ये एडवर्ब है। सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट का। मतलब जब मैं वहां पहुंचा तब चार्ली क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो खेल रहा था क्या? गेम ऑफ चेस। तो खेल रहा था तो वो पास्ट में खेल रहा होगा, फिर चार्लीज वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, ठीक है। क्योंकि चार्ली इज का मतलब है वो खेल रहा है। पहुंचा तो मैं वहां पर कल था, मतलब पास्ट में था, खेल वो अब रहा है, ये तो कोई सेंस नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तब खेल रहा था ना, तो वॉज आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पास्ट में गया, ठीक है। नेक्स्ट, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है? तो आप यहां पे देखो, एक वर्ड होता है हार्ड, ठीक है, और एक वर्ड होता है हार्डली। हार्ड का एक मीनिंग तो आपको पता है, कठोर, है ना, सख्त, कठोर। और एक मीनिंग होता है जब हम कठोर मेहनत करते हैं ना, सख्त मेहनत करते हैं, तब भी हार्ड का यूज किया जाता है। हार्डली का जो मीनिंग है वो है मुश्किल से। और पार्ट ऑफ स्पीच में हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, और एडवर्ब भी, ठीक। और हार्डली का एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है। तो हिज सन इज वर्किंग वेरी, मुश्किल से या वेरी हार्ड? तो आएगा वेरी हार्ड, सख्त, सख्त मेहनत, ठीक है। क्या आएगा? सख्त मेहनत। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। तो आएगा थर्ड पार्ट में एरर है, ठीक है जी। आओ अब नेक्स्ट पे। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है? द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, ठीक है। बैंक्स का मतलब आपको पता है, एक तो बैंक होता है जहां हम पैसे वगैरह जमा करते हैं ना, और एक बैंक होता है किनारे, ठीक है, नदी के किनारे, उसको बैंक बोलते हैं। एक बैंक होता है ग्रुप ऑफ हंस के ग्रुप को भी बैंक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किनारों की। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। ओवरफ्लोन तो कोई वर्ब नहीं होती, जो पानी है उसके किनारों से ऊपर बह रहा है, तो उसके लिए जो वर्ब आती है वो आती है ओवरफ्लोड, ठीक है। क्या आएगा? ओवरफ्लोड। तो सेकंड पार्ट में एरर है, ठीक है। वर्ब याद रखना, भी ओवरफ्लोन नहीं होता, ओवरफ्लोड होता है। नेक्स्ट, such rules do not apply to you and I. Such rules do not apply to you and I. Such rules do not apply to you and I. क्या एरर हो सकता है इसमें? Such rule, such rules do not apply to you and I. अब देखो यहां पे लिखा है, अब यहां पे लिखा है सच, ठीक है। सच के बाद मैंने आपको बता रखा है
सच के साथ पीसीएन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सच के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, लेकिन सच के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ फिर आर्टिकल आता है। ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर भी याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सच रूल्स, मतलब सच पीसीएन, ठीक है, प्लूरल नाउन, तो ओके है। डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। अब यहाँ पे यू एंड आई क्या है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पे आई का मी आएगा। ठीक है, विदाउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आप कैसे करोगे क्वेश्चंस को? आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना हमें क्वेश्चन कराइए, तो फिर तो ऐसे हो सकता है। कैसे? ऐसे कि माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, कि इसके थर्ड पार्ट में एरर है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना तो ऐसे होगा कि इसके थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है, ओके है। लेकिन भाई बिना सब्जेक्ट वर्ब के आप कैसे इंग्लिश को सीखोगे? अगर आप बोलोगे पंजाबी ट्रांसलेशन कर दो, ये कर दो, ट्रांसलेशन से भाई कॉमन एरर नहीं फाइंड किए जाते। कॉमन एरर फाइंड करना ही सब्जेक्ट वर्ब की गेम है सारी। ठीक है, जो ट्रांसलेशन होती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, स्पोकन एक अलग कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एक अलग है। ठीक है, तो ये मत बोला करो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना हमें ये बताइए कि कैसे एरर फाइंड होगा। आपको करना पड़ेगा ये। ठीक है, नहीं सीखोगे तो फिर कैसे होगा? अब ये माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये नरेशन से बना है। नरेशन से कैसे? जैसे he said to me I am going to school। ठीक है, सिंपल सा एक सेंटेंस है। स्कूल, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमे पर। तो इसका जो रूल है वो रूल ये है, इसका जो रूल है वो ये है कि ही सेड टू का बन जाता है टोल्ड। टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमे जो होते हैं उनका बनता है दैट। ही टोल्ड मी दैट, आई जो है फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाएगा और आएगा ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अभी मैं आपको नरेशन नहीं करा रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे बना है, इसमें कैसे एरर फाइंड होगा, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये बनेगा कि ही सेड टू कॉमे का टोल्ड बन गया, मी का दैट और कॉमे का दैट बन गया। ठीक है, कॉमे क्या बन गया? दैट। सब्जेक्ट आई था तो ही बन गया। ठीक है, कैसे बना कैसे नहीं जब हम नरेशन करेंगे तब आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी मेरा फोकस है इस दैट पे, ये दैट कैसे बना है। इन्वर्टेड कॉमे हटाई तो दैट बन गया। लेकिन अगर आए कि he asked me what are you doing। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग और इन्वर्टेड कॉम में क्लोज। अब इसको जो सॉल्व किया जाएगा उसको ऐसे किया जाएगा कि ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहां पे लगे हैं इन्वर्टेड कॉम में, ध्यान से समझना क्या बात है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉम में थे, दैट था, सेंटेंस कैसा था? सिंपल था, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एक स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट किया गया है, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, जब क्वेश्चन होता है तो इन्वर्टेड कॉमे हटाकर दैट का यूज नहीं किया जाता। जो भी यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड होता है ना, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, उसी को लिखा जाएगा व्हाट। और जो एक क्वेश्चन फॉर्म है इसे अफर्मेटिव में करते हैं। कैसे? व्हाट, अब यू आई वॉज डूइंग, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हटेगा, कोमा में हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? व्हाट आई वॉज डूइंग। ही आस्क्ड मी कोमा व्हाट आर यू डूइंग, ये नरेशन थी। इसका जो इनडायरेक्ट बना, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यहाँ लगाया था हमने दैट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को लगाएंगे व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पे माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी, क्वेश्चन तो यहाँ पे ये था कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू
डूइंग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमे में। जब इन्वर्टेड कॉमे हटाए तो दैट का यूज तो नहीं होगा, दैट का यूज तो यहाँ पे गलत है, ठीक है। वट का वट आएगा और यू का बन जाएगा आई, ठीक है, तो आई बन गया। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो वो आर का बन गया वॉज और डूइंग का डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा। बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे दैट क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, ठीक है। आओ नेक्स्ट, कमेंट करके बता देना भी जिस स्टूडेंट को टेंस, नरेशन, वॉइस बिल्कुल भी नहीं आते ना, वो एक बार कमेंट कर देना कि हमें ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। तो हो सके मैं जल्दी से जल्दी फिर यूट्यूब पे इन सभी टॉपिक्स को लेके आऊंगा। एक बार आप जो डेली क्लास को देखते हैं एक बार कमेंट कर देंगे कि ये टॉपिक हमें आते हैं या नहीं आते, क्योंकि इनके बिना फिर कॉमन एरर को फाइंड करना आगे चल के थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, माई कजन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। माई कजन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। तो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, आप वो नोट कर लो। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, यहाँ पे लिखा है ना माई कजन, तो आप नोट कर लो कजन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर वर्ड का यूज नहीं किया जाता भाई, ठीक है। हम स्पोकन में कर लेते हैं ही इज माई कजन ब्रदर, ही इज माई कजन सिस्टर, लेकिन रिटर्न में कभी भी कजन के साथ ब्रदर या फिर सिस्टर वर्ड का यूज नहीं किया जाता। और यहां से क्वेश्चन आता है, कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर यूज नहीं किया जाएगा, आप नोट कर लो इसको, ठीक है। और सेकंड है, यहां पे लिखा है माई कजन इनवाइटेड। इनवाइटेड के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज होता है हमेशा, इनवाइटेड समवन टू, ठीक है, इनवाइटेड टू, वेलकम टू, वेलकम और इनवाइट दोनों के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज होगा, ठीक है। तो फोर्थ है, इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेन विल स्टार्ट, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है बताओ, कल भी करवाया था ये, ठीक है, क्या एरर है इसमें बताओ। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल, क्या एरर होगा, कमेंट करो भाई जल्दी, ठीक है। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी दो क्लोज, ठीक है, ऐसे दो क्लोज हैं, अब चाहे तो यहां लिखे हो या फिर यहां भी लिखे हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्लोज आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। सपोज करो यहां पे लिखा है अनटिल, ठीक है, अनलेस, बिफोर, ठीक है, आफ्टर, व्हेन। अब ये सभी इनमें से कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, दो क्लोज है जिसमें विल और विल, आपको विल या शैल दोनों देखने को मिलेगा। दो क्लोज में विल है, ठीक है, और एक के साथ ये लगा हुआ है, या तो ये यहाँ पे होगा लिखा या स्टार्टिंग में होगा, कहीं पे भी लिखा हो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो क्लोज है ना सब्जेक्ट वर्ब, वो सब्जेक्ट और विल के साथ होने चाहिए, ठीक है। तो जिस क्लोज के साथ इनमें से कोई वर्ड यूज होगा, अब यहाँ इसके साथ यूज हुआ ना, तो हम यहाँ पे आएंगे। कल जो क्वेश्चन किया था हमने स्टार्टिंग में था, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनटिल, ठीक है। तो जिस क्लोज के साथ इनमें से कोई वर्ड यूज होगा तो उस क्लोज में कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, उसमें होता है सब्जेक्ट के साथ या तो V1 आएगा या फिर V5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अनटिल, तो इसका मतलब विल का यूज नहीं होगा, तो विल हटेगा, ठीक है। टेंस कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अनटिल द गार्ड, ठीक, अब गार्ड सिंगुलर नाउन है ना, तो यहां पे आएगा ब्लोज, ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्लियर है, ठीक है जी। आओ अब नेक्स्ट पे, he ate nothing since yesterday, he ate nothing since yesterday। अब तो इस क्वेश्चन को आप कर ही दो, इसमें क्या एरर है, he ate nothing since yesterday, since है, since के बाद क्या है yesterday, कभी भी since के बाद आपको tomorrow tomorrow देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, पास्ट का टाइम होगा हमेशा, yesterday पास्ट का टाइम है, ठीक है।
तो सिंस के बाद पास्ट का टाइम है, तो सिंस से पहले क्या होगा फिर, ये तो परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ही हैज इटन भी आ सकता है और ही हैड इटन भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आई थिंक ही हैज इटन होगा। ठीक है, दोनों लिखो, गलती चीज किसी में नहीं है। ठीक है, दोनों ठीक हो सकते हैं। तो पर लेकिन ही एट नहीं आएगा। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट में है। ही हैज इटन आएगा, ही हैज इटन नथिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है जी, नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, ये वोकेबलरी बेस एरर है इसमें। ठीक है, वोकेबलरी बेस क्या है कि फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, और एक होता है फॉरवर्ड, FOREWARD, फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे है FORWARD, फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे की ओर। ठीक है, और इस फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे प्रियम्बल होता है ना, प्रीफेस। आपने बुक्स देखी होंगी, बुक्स में जो फर्स्ट पेज पे लिखा होता है प्रीफेस या फिर प्रियम्बल। ठीक है, देखा होगा ना आपने प्रीफेस, फॉरवर्ड वर्ड भी आपने देखा होगा, ये बुक्स के स्टार्टिंग में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, तो यहाँ पे फॉरवर्ड आए। ठीक है, तो कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव, क्या आएगा। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर trained to students are to be trained to love one another, all together, each other, all others, क्या आएगा। अब मैंने आपको बता रखा है, वैसे पता नहीं आपके ध्यान है कि नहीं। एक होता है ईच अदर, ठीक है, और एक होता है वन अनदर। ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल। इनका मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, जब भी दो की बात होती है तो एक दूसरे के लिए हम ईच का यूज करते हैं। जब दो से ज्यादा की बात होती है, ठीक है, तब हम वन अनदर का। अब यहाँ क्या है, इन अ क्लासरूम, ठीक है, स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव वन अनदर। ठीक है, वन अनदर क्या आएगा, वन अनदर। नेक्स्ट, a dash of Japanese artists stepped off the coach amidst warm welcome. A dash of Japanese artist. अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो ऑप्शन है ना वो सभी कलेक्टिव नाउन है। तो आपको ये देखना है कि a dash of Japanese artist, आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या कहा जाता है। ठीक है, आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या कहा जाएगा। अब गैंग तो होते हैं क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल्स का जो ग्रुप होगा उसको हम गैंग बोलते हैं। ठीक है, बैंक जो है वो है स्वान, SWAN, स्वान का हंस। ठीक है, हंस बोलते हैं स्वैन को। स्वैन का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं बैंक। ग्रुप होता है सोल्जर्स के ग्रुप को, ठीक है, सैनिकों के ग्रुप को कहा जाता है ट्रूप। ये भी ट्रूप है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, ट्रूप। लेकिन ये क्या है, ये आर्टिस्ट का ग्रुप जिसको हम समूह, मंडली, ठीक है, मंडली वगैरह बोल देते हैं, तो ये है वो ट्रूप। ठीक है, तो आंसर है डी। ठीक है, तो आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, ट्रूप कहा जाएगा। स्पेलिंग याद रखना, TROUPE, ये भी ट्रूप है, इसमें TROOP है, ये सैनिकों का ग्रुप है। नेक्स्ट, टूरिस्ट्स ऑलवेज एंजॉयड डैश सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। टूरिस्ट क्या करते हैं, ऑलवेज एंजॉय करते हैं, क्या क्या आएगा, इन सीइंग आएगा, सीइंग आएगा, टू वॉच आएगा, या फिर वॉचिंग आएगा, क्या आएगा इसमें आंसर। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी करवा रखा है इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। ठीक है, मॉक टेस्ट में ही एंजॉयड के बाद हमेशा अगर वर्ब आएगी
तो V1 ING आएगी, ठीक है। इंजॉयड के बाद अगर वर्ब आएगी तो V1 ING आएगी। तो फर्स्ट और थर्ड ये तो कट गए क्योंकि यहाँ पे इन सिंग है, यहाँ पे टू वॉच है, वहां पे V1 ING अकेला आएगा, ठीक। अब आपके पास ऑप्शन है दो, सीइंग और वॉचिंग, दोनों का मतलब है देखना। अब आप बताओ कि बी आएगा या फिर डी आएगा। सीइंग का क्या मीनिंग होता है और वॉच का क्या मीनिंग होता है? मैंने शायद आपको पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सी लुक और वॉच में क्या डिफरेंस है, और आप में से किसी ने भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। इसीलिए शायद मेरे दिमाग से भी निकल गया कि ये पूछ रखा है। आपने किसी ने सर्च करने की कोशिश नहीं की कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। जब आप सर्च करोगे ना तब आपकी नॉलेज थोड़ी सी इनहेंस होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सर्च किया करो। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पुट कर दिया ना, एक बार उसको एटलीस्ट देखा जरूर करो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे सी लुक और वॉच तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो सी का मतलब होता है जब आप किसी प्लेस पे ऐसे देखते हो कि आपने कुछ नोटिस किया है, जैसे आप मान लो आपने देखा कि रूम में धूप आ गई, ठीक है, विंडो से आप सुबह उठे, आपने देखा कि धूप आ रही है, तो आपने नोटिस किया कि सुबह होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी वर्ब यूज करेंगे हम, ठीक है। लेकिन जब आपने रूम में धूप धूप आते हुए देखा तब आपने विंडो की तरफ देखा, फिर आपने विंडो को देखा, ठीक है। जब आप अपनी आईज को डायरेक्शन देते हो किसी तरफ देखने के लिए या किसी को देखने के लिए डायरेक्शन देते हो अपनी आंखों को, ठीक है, तब हम यूज करते हैं लुक का। जब आपने धूप को देखा, ठीक है, आपने नोटिस किया कि सुबह होगी, ठीक, फिर आपने विंडो की तरफ देखा, ठीक है, विंडो की तरफ देखा, विंडो को देखा, तब आपने लुक किया, क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन दी अपनी आंखों को, ठीक है। लेकिन जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे सनराइज हो रहा है, ठीक है, आप सनराइज को होते हुए देख रहे हो, आप अटेंशन पे कर रहे हो, पे अटेंशन बोलते हैं उसको, ठीक है, आप अटेंशन पे कर रहे हो, तब आप यूज करते हो वॉच का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग। अब यहाँ पे क्या है, वो अटेंशन पे कर रहे हैं सूरज के छिपने पर, उसको देखने के लिए, तो आएगा वॉच, वॉचिंग, ठीक है। क्या आएगा? वॉचिंग। क्लियर है? आओ अब नेक्स्ट। We must avail ourselves every opportunity that comes dash our way। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? We must avail, अवेल का मतलब होता है फायदा लेना, लाभ उठाना, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, और प्रेपोजिशन ऑफ। आप इस बात को ध्यान से देखो कि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ऑफ, दोनों का यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से दो बनते हैं, एक तो प्रेपोजिशन का, या तो एग्जामिनर क्या करेगा, अवेल के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा और प्रेपोजिशन मिस कर देगा। कॉमन एरर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे आपको देखना कि यहाँ पे ऑफ नहीं लगा, तो एरर वही होगा। या फिर अवेल के बाद आपको प्रेपोजिशन ऑफ दे देगा लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मिस कर देगा। आप याद रखो, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑफ दोनों आएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा? जो भी सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट था वी, तो वी के अकॉर्डिंग वी अवेल के बाद आवर सेल्फ आया। अगर यहाँ पे ही होता तो हिमसेल्फ आता, आई होता तो माई सेल्फ आता, ठीक है। लेकिन प्रेपोजिशन कौन सी आएगी? ऑफ। ऑफ एक ही ऑप्शन में है तो इसका आंसर है सी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ठीक, सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? जो कॉइन्स कलेक्ट करता है। तो जो पर्सन कॉइन्स कलेक्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन क्या है? ये बर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। जो बर्ड्स की जो साइंस है, ठीक है, जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जो बर्ड की साइंस है उसको बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। लेकिन जो स्टडी करेगा उसे बोलेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ये बर्ड साइंटिस्ट हुआ, ठीक है।
ये क्या है? बर्ड की स्टडी करने वाला साइंटिस्ट। फिलाटेलिस्ट क्या है? जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, जो पर्सन स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको हम फिलाटेलिस्ट बोलेंगे। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है इस क्वेश्चन का आंसर जो कॉइन्स को या फिर मेडल्स को कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, और कॉइन कलेक्टर कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ केव्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहता हूं कि इसका आंसर आप करो कि क्या हो सकता है। द स्टडी ऑफ केव्स, क्या आंसर होगा इसको? न्यूमिस्मेटिस्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक, सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्म का मतलब होता है अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक की जो स्टडी है। टोपोलॉजी भी मैंने आपको बता रखा है, टॉपस का मीनिंग होता है प्लेस, तो किसी पर्टिकुलर रीजन की जो स्टडी है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस मॉक टेस्ट है उनमें ये सभी वर्ड आ चुके हैं पहले, तो एक ही वर्ड बचा प्लेलॉजी, ठीक है। तो आंसर क्या है? फर्स्ट क्या है? प्लेलॉजी। गवर्नमेंट बाय द फ्यू, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ, ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा, थोड़े लोगों के द्वारा गवर्नमेंट। तो मोनार्की तो होता है राजतंत्र, राजा के द्वारा चलाया गया शासन, उसे हम मोनार्की बोलते हैं, मोनार्की, ठीक है। आर्की का मीनिंग होता है शासन, ठीक है। ऑटोक्रेसी, क्रेसी का मीनिंग भी होता है गवर्नमेंट, ठीक है। क्रेसी का मीनिंग भी शासन ही होता है। ऑटोक्रेसी, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, जो खुद के द्वारा शासन किया जाए, मतलब तानाशाही, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? तानाशाही कहेंगे। अब यहाँ पे है आरटी और यहाँ पे है ए आपको पता है प्रीफिक्स में नोट सेंस देता है, नोट की। तो जहां पे तंत्र नहीं है, अराजकता जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम अनार्की बोलते हैं। और इसका जो आंसर है वो है ओलिग्रेसी। क्या है? ओलिग्रेसी नहीं, ओलिगार्की। ओलिग्रेसी भी होता है, ओलिगार्की है, ठीक है। ओलिगार्की, आर्की और क्रेसी दोनों का मीनिंग जो होता है वो गवर्नमेंट होता है, शासन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। फोर्थ, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, वो पर्सन जो सभी से प्यार करता है। ईगो का मतलब तो जो अपने आप सेल्फ सेंट्रिक हो उसे हम ईगोइस्ट बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमनिस्ट किसे कहेंगे? ह्यूमनिस्ट वो पर्सन होता है जो पर्सन ह्यूमंस के रूल्स को, मानवता के रूल्स को जो मानता है उसे हम कहेंगे ह्यूमनिस्ट, ठीक है। फैटलिस्ट क्या होता है? फैटलिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ भाग्य पर विश्वास करे कि भाग्य में जो होगा देखा जाएगा, ये होगा, किस्मत में ये है वो है, ठीक है। जो भाग्यवादी होता है ना उसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट। और जो सभी को प्यार करे उसे हम कहते हैं एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है? आंसर फोर्थ है, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। आओ नेक्स्ट है लैक ऑफ फीलिंग। अब मैंने आपको बता रखा है कि पैथ का मीनिंग क्या होता है? वैसे पैथस होता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इमोशन या फिर फीलिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? इमोशन या फिर फीलिंग। अब आप देखना रूट वर्ड कितनी हेल्प करते हैं, अगर आपको रूट वर्ड याद होते हैं तो। पैथस का मीनिंग आपको पता है फीलिंग या फिर इमोशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लैक ऑफ फीलिंग, मतलब लैक का मतलब कमी, इमोशन की कमी, ठीक है, फीलिंग की कमी। सिम का मतलब टुगेदर होता है, तो जो फीलिंग सामने वाला देख रहा है, सहानुभूति जिसको बोलते हैं, जैसे वो महसूस कर रहा है वैसे ही आप कर रहे हो, ठीक है, उसको हम सिंपैथी बोलते हैं। एम्पैथी का मीनिंग होता है, ईएम का रूट वर्ड में मीनिंग होता है लव, ठीक है। तो जो फीलिंग सामने वाले की है वो आपकी है, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी। अब आप रूट वर्ड से देखो, यहाँ पे लिखा है पैथ का मीनिंग आपको पता है फीलिंग है, पैथ का मीनिंग आपको पता है फीलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ए का मतलब है नोट, ठीक है। अब ए मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्रीफिक्स में ए का मीनिंग नोट होता है, पैथस का मीनिंग फीलिंग या फिर इमोशन है। अब दोनों से मिलकर बन गया अपैथी, ठीक है। तो मतलब फीलिंग का ना होना, फीलिंग की कमी होना, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। तो रूट वर्ड पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपने जब भी आप वोकैब को रीड करते हो या लर्न करते हो, ठीक है। रूट वर्ड पे फोकस करो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। तो पहले आप देखो क्या डायरेक्शन है, सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? नोवाइस। नोवाइस क्या होता है? नोवाइस होता है लर्नर, ठीक है, या फिर न्यू कमर। ठीक है, न्यूफाइट। ये सभी क्या है? नोवाइस के सिनोनिम है। पूछा क्या गया है सिनोनिम, तो आंसर आएगा बिगिनर। ठीक है, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट आपस में सिनोनिम है। स्पेशलिस्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट भी क्या है? इन्हीं का सिनोनिम है। न्यूनेस का मतलब होता है, देखो बिगनर तो पर्सन है जो स्टार्ट कर रहा है, न्यूनेस का मतलब है किसी चीज का नवा होना। ठीक है, किसी चीज का, जैसे मॉडर्निटी। ठीक है, मॉडर्निटी या फिर नोवेल्टी, ये सभी क्या है? न्यूनेस के सिनोनिम है। ठीक है, तो आंसर इसका बिगिनर है। क्लियर है? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है? सिनोनिम देखना है। ठीक है, सिनोनिम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या आएगा? ल्यूसीड। ल्यूसीड का सिनोनिम देखना है। ल्यूसीड का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। एपरेंट। ठीक है, ये ल्यूसिड के सिनोनिम है। अब यहां पे लिखा है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब बोथ होता है। ठीक है, गोस का, गोस एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव का सफिक्स है ओ यू एस। तो एम्बिगुअस का मतलब जिसके दो अर्थ हैं, मतलब अनक्लियर है। अब जिस चीज के दो अर्थ होते हैं वो अनक्लियर होती है चीज। ठीक है, अनक्लियर है। ऑक्युलर का मीनिंग होता है विजुअल। ठीक है, ओ सी यू का मीनिंग आई से होता है। ठीक है, तो ओकुलर का मीनिंग क्या है? विजुअल। ओवेशन आपने सुना होगा, स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन, ठीक है, स्टैंडिंग ओवेशन से ही बना है। क्लैपिंग, ठीक है, प्रेज, चीयरिंग। ठीक है, ये सभी ओवेशन के सिनोनिम है। ऑब्वियस, आंसर आएगा ऑब्वियस। ठीक है, लूसिड का आंसर क्या है? ऑब्वियस है, क्लियर है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। तो आओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सुडोनिम। सुडोनिम का क्या मीनिंग है? सुडोनिम का मीनिंग होता है जैसे उपनाम। ठीक है, क्या है? उपनाम, स्टेज नेम। ठीक है, आपने बहुत से सिंगर देखे होंगे जिनका जो रियल नेम होता है वो कुछ और होता है। ठीक है, लेकिन वो स्टेज के लिए अपना एक अलग से नेम रख लेते हैं, उसे बोलते हैं सुडोनिम। ONYM, इसका मीनिंग होता है नेम। ठीक है, और देखना क्या है? सिनोनिम देखना है। ठीक है, तो OYNM इसका मीनिंग क्या होता है? रूट वर्ड में नेम होता है। तो सुडोनिम होता है स्टेज नेम। ठीक है, किसी का उपनाम। नियोफाइट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लिंग्विस्टिक और पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्टिक और पॉलीग्लॉट दोनों रिलेटेड है लैंग्वेजेस से। जो दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस जानता हूं उसे हम लिंग्विस्टिक या पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आज का क्वेश्चन है कि पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्टिक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्टिक में डिफरेंस क्या है? आपस में सिनोनिम है लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है, वो आपने देखना है। आंसर आएगा एनोनिम। ठीक है, ए का मतलब नो, नॉट, और ओनम का मतलब नेम, जिसका कोई नेम नहीं है। अब जिस सिंगर को आप उसके रियल नेम से नहीं जानते, ठीक है, तो आपके हिसाब से उसका कोई नेम नहीं होगा। ठीक है, स्टेज नेम को छोड़कर जो उसका रियल नेम है, गुमनाम, इसका रियल मीनिंग है गुमनाम। आपको उसका नाम नहीं पता। ठीक है, तो आंसर आएगा एनोनिम। सुडोनिम का आंसर क्या है? एनोनिम। अब आओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है इनेन।
इनेन का मतलब क्या देखना है, एंटोनिम है ना। इनेन, इनेन का जो मीनिंग है वो है सिली, स्टूपिड या फिर फुलिश। ठीक है, क्या है, सिली, स्टूपिड, फुलिश, एब्सर्ड, एसिनाइन और डाफ्ट। ये तीनों ही क्या है, सिनोनिम है इनेन के। तो आंसर आएगा स्मार्ट। क्या आंसर आएगा, स्मार्ट, क्योंकि एंटोनिम देखना है। ठीक है, एंटोनिम देखना है। तो नेक्स्ट आओ, ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस क्या होता है, ट्रांसग्रेस का मीनिंग है ब्रेक द लॉ। ब्रेक द लॉ, कानून को तोड़ना, ट्रेसपास करना। ठीक है, तो ट्रेसपास क्या है, इसका सिनोनिम है। इनफ्रिंज, इनफ्रिंज भी क्या है, ट्रांसग्रेस का सिनोनिम है। किसी कानून को, किसी रूल को तोड़ना, उसी को हम कहते हैं ट्रांसग्रेस। ठीक है, ट्रेड्यूस का मीनिंग होता है, ट्रेड्यूस का मीनिंग होता है डिफेम करना। ठीक है, किसी को बदनाम करना ट्रेड्यूस होता है। जब आप रूल तोड़ते हो तो देखना क्या है, एंटोनिम। रूल तोड़ते हो तो जो रूल को ओबे करेगा, ओबे मतलब पालना करना। ठीक है, तो आंसर आएगा फोर्थ, ओबे। ट्रांसग्रेस का एंटोनिम क्या होगा, ओबे होगा। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट पे, इडियम्स एंड फ्रेजेस में। ठीक है, फर्स्ट क्या है, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है, मतलब शायद ही कभी, रेयरली। ठीक है, तो रेगुलरली नहीं होगा। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, वंस इन अ फोर्टनाइट नहीं होगा, आंसर आएगा रेयरली। ठीक है, क्या आंसर है, रेयरली। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हु वर्कड फॉर डोंकीज ईयर। तो डोंकीज ईयर क्या मतलब होता है, थोड़ा फास्ट करेंगे भी। ठीक है, डोंकीज ईयर क्या मतलब होता है, डोंकी के ईयर लंबे लंबे होते हैं ना। हाँ, तो याद रखो, फॉर ईयर नहीं होगा, फॉर फ्यू ईयर नहीं होगा, फॉर डोंकीज नहीं होगा, फॉर शॉर्ट टाइम नहीं होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। डोंकीज ईयर का मतलब लॉन्ग टाइम होता है। अब यहाँ लिखा है फ्यू ईयर्स, फ्यू का मतलब कुछ साल, लेकिन डोंकी का मतलब कुछ साल नहीं होता, लंबा समय होता है। वो साल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम। most people live for from hand to mouth। most people live from hand to mouth। hand to mouth का मतलब है बहुत बुरी हालत में। ठीक है, मतलब hand to mouth का मतलब है कि जितना कमाया उतना ही खा लिया। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो सारा दिन काम करते हैं, तब उनको जाके शाम को खाना मिलता है। ठीक है, तो वो क्या लाइफ जी रहे हैं, हैंड टू माउथ। ठीक है, कि दिन में जो भी आपने पैसे कमाए, शाम तक आपने वो सारे फिनिश कर दिए, खा लिए। ठीक है, तो इसके आएगा माइजर, माइजरेबली। ठीक है, हैप्पीली नहीं होगा, कंफर्टेबली नहीं होगा, हैप्पीली नहीं होगा, लेविशली नहीं होगा। ठीक है भाई, लास्ट, लास्ट है, थर्ड है। तो थर्ड है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है ना, इसका क्या आंसर होगा, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। क्लोज फ्रेंडशिप, कूल, अ लव हेट रिलेशनशिप या फिर इंटेंस डिसलाइक। तो मैं आपको बता देता हूं कि नो लव लॉस्ट का मीनिंग होता है इंटेंस डिसलाइक। ठीक है, क्या मीनिंग है, इंटेंस डिसलाइक। ठीक है, नो लव लॉस्ट का मीनिंग क्या है, इंटेंस डिसलाइक, मतलब बहुत किसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करना, उसको हम बोलेंगे नो लव लॉस्ट। ठीक है, तो कूल मत लिख देना इसका। नेक्स्ट, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। जो चोर हैं वो पुलिस के साथ गुड टर्म्स पे हैं। कीप टर्म्स एंड कंडीशंस, फ्रेंडली, फॉलोड द रूल्स, रूल फॉलो करते हैं विद थीफ। ठीक है, या अग्री विद देम। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंडली। ठीक है, थीफ जो है फ्रेंडली है पुलिस के साथ, तभी तो सभी काम कर देते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।